कितना इवैल्यूएटिव था, यानी कितना स्कोर्स पे और एप्टीट्यूड की परफॉर्मेंस यानी कि आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस या स्कोर्स पे बेस्ड था, कितना इसमें प्रोबिंग अच्छे से हुई, लास्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी दोनों में, इंटरप्रेटिव कितना है, यानी उनके इंटरेस्ट और उसके हिसाब से क्या इन्होंने सवाल किए कि जिससे इंटरप्रेट कर पाए कि अच्छा ये करियर्स शायद काम आना है, सपोर्टिव कितना है यहाँ पे कि किस तरह से इन्होंने सवाल पूछे। और ये आप लोगों के लिए सीख भी होगी क्योंकि मैम ऑलरेडी काउंसलर हैं, सो इट विल हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि वो क्या करती है अपने सेशंस में। ठीक है, हेलो। हाँ मैम। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा रहा। हाँ। अभी लंच के बाद आए हैं आप, तो टिफिन विफिन खा लिया आपने? हाँ, घर से लेके आया था मैंने। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम श्याम शर्मा। श्याम शर्मा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं मैडम 10th क्लास में पढ़ता हूँ। ये पास में स्कूल है CM राय, उसमें मैं 10th क्लास का स्टूडेंट। 10th क्लास के स्टूडेंट है, CM राइज में है। हाँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है स्कूल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और तो यहाँ आप मुझसे मिलने किस लिए आए हैं? मैं मैडम ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं 10th तो कर रहा हूँ, जब मेरी 10th कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे क्या जो भी बात आपके और मेरे बीच होगी वो हम दोनों के बीच ही, मैं शेयर नहीं करूँगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इस बारे में आपके टीचर से या आपके पेरेंट्स से बात करें तो मैं वो करूँगी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो बिल्कुल फ्री होके आप मेरे से जो भी आपकी बात हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो आप चाह रहे हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या लेना है? हाँ मैडम, ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ ताकि डॉक्टर बन सकूँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, डॉक्टर बन सकूँ। अच्छा, तो आपको कौन से सब्जेक्ट के बारे में पता है? सुना है कि एक जीव विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, ये विज्ञान सुनते रहते हैं। अच्छा, आपकी 10th की बुक में भी होंगे ना? 10th हाँ, में विज्ञान है। तो उसमें क्या क्या पढ़ा है आपने? जैसे मैंने पाचन तंत्र, रसायन और पूरा ये कोशिका, एनवायरनमेंट और ये पढ़ना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और डायग्राम बनाना मैडम बहुत अच्छा लगता है। डायग्राम बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ 2 विषय और हैं? हाँ मैडम। हाँ, कौन से? साइंस के? साइंस के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। वो पढ़ना कैसे लगता है? फिजिक्स जो रसायन, वो भौतिक विज्ञान समझ नहीं आता ना, उसके न्यूमेरिकल कर पाता हूँ, बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, और आपके 9th में कितने नंबर आए थे? 9th में तो अच्छे आए थे। साइंस में कितने? साइंस पे 80% नंबर। 80%। और ओवरऑल? कुछ नहीं था। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब आप चाहते हैं कि आप कौन सा विषय लें जिससे कि आप डॉक्टर बन। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानकारी और चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन? परिवार में हमारे 2 भाई हैं, एक सिस्टर है, मेरी माता जी, पिताजी। वो लोग क्या कर रहे हैं? पिताजी मेरी खेती करते हैं मैडम, गाँव में खेती का काम हुआ वहाँ। अच्छा, और माँ? माँ घर का काम करती है, घर का। बिजली में यहाँ लगाती है पिताजी का। आप भाई बहनों में कौन से नंबर के हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़ा। अच्छा, बाकी दोनों क्या करते हैं? बाकी छोटी क्लास में एक 6th में पढ़ रहा है, और मेरी छोटी सिस्टर 5th क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, पापा खेती किसानी करते हैं, तो क्या वो भी पढ़ाई की है या उन्होंने कुछ? वो तो 8वीं पास थे, फिर अच्छा, अपनी खेती बाड़ी की काम करते हैं। अच्छा। तो अभी जो आपने पढ़ाई की है ना, जो आप 80% लेके आए, तो वो आपने सेल्फ स्टडी की थी कि कोचिंग वगैरह? सेल्फ की थी। हमारे सर बहुत अच्छे स्कूल के, अच्छा, वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें कोई दिक्कत होती है तो एक्स्ट्रा पढ़ाने का है। एक्स्ट्रा पढ़ाने, ये तो पूरा काम। बहुत अच्छी बात है। तो जो बेसिक जो जानकारी आप चाह रहे हैं वो ये है कि डॉक्टर बनने के लिए हमको बायोलॉजी लेना होता है। जब आप 11th में विषय चुनोगे तो PCB चुनोगे। P माने फिजिक्स, C माने केमिस्ट्री और B माने बायोलॉजी। तो फिजिक्स आपको थोड़ी कठिन लगती है, तो आपको एक एग्जाम निकालना होगा। आपने क्या नीट के बारे में सुना है? यही तो पूछना आया था मैडम, डॉक्टर बनते कैसे? हाँ, क्या करना पड़ेगा? तो एक नीट का एग्जाम होता है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का होता है। तो वो परीक्षा हमें पास
उसको पास करते। देखिए पहले तो अभी आप 11th में सब्जेक्ट लोगे, फिर सब्जेक्ट लेके उसकी पढ़ाई करोगे, और फिर 12th में जब आप परीक्षा देंगे उसके साथ ही आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नीट का एग्ज़ाम आपको कुछ चांस भी मिलेंगे, आप पहली बार में भी सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो दोबारा भी कर सकते हैं, ऐसे आपके पास ऑप्शन होंगे, है ना। मैडम मैंने सुना है कि अगर नीट की तैयारी करेंगे तो कोचिंग करना पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मेरे पिताजी किसान हैं, तो कैसे वहाँ तक तैयारी करने का अच्छा, किसने नोट किया, किसने कितना सुना, बैठ के कोई चक्कर नहीं है, सब सुनेंगे आप। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया कि आप जैसे बायोलॉजी लेंगे, बायोलॉजी ले सकते हैं, तो वर्ड थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है, तो वो लेंगे ही मतलब तो वो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मतलब बच्चे ने तो कहा कि हमें तो केवल डॉक्टर बनना है, पर एज ए काउंसलर हमें ये भी देखना है कि उसमें कुछ और क्वालिटी भी है क्या। जैसे मैंने वॉच किया कि उसने कहा कि हाँ करके हम गाय भैंस ज़्यादा ये सब कर लेते हैं, कि हम डेयरी इंडस्ट्री में इसका इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो थोड़ा सा मतलब हम वहाँ अवेलेबल कर सकते थे कि हाँ एक सेकंड ऑप्शन निकल सकता है। ठीक है, तो आपने प्रोबिंग पे इन्होंने बेसिकली बोला कि कुछ और प्रोब करते तो ये पता लगता कि वो बच्चा तो कह रहा है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट शायद कुछ और करियर्स भी उसको दे सकता है कि अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तो सेम पीसीबी लेके और क्या क्या बन सकता है, ठीक है। और डॉक्टर में भी क्या अगर वो गाय भैंस और ये सब का पूरा वो है तो क्या वो वेटनरी की तरफ जा सकता है इंस्टेड ऑफ एमबीबीएस, जनरल फिजिशियन। लेकिन ये फर्स्ट सेशन था, हाँ, इसलिए उस हिसाब से वो एक्यूरेट है। फर्स्ट सेशन में उसमें हम उसमें जो जिज्ञासा लेके आया अभी फर्स्ट सेशन इसलिए वहाँ पर मैडम जैसे बच्चे एक्चुअली प्रिसाइज और पूरा एग्जैक्ट सेशन नहीं था, जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं था, ये जस्ट एक डेमो था और उसका टाइम बहुत छोटा सा था, और डेमो भी मेरा काउंसलिंग का नहीं था। एक्चुअली जो आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही पकड़े हैं, बोलूँगी मैं आपको, क्योंकि ये आपके अंदर अगर है तो आपने पकड़ लिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट सेशन होता है वो हम आधे घंटे का करते हैं, दिस इज एक्चुअली रेपो में से भी कम टाइम था। एक बच्चा, वो तो बहुत अच्छा बच्चा था, इतना ओपन था, लेकिन आपके पास ऐसा बच्चा आता है जिसको जाना होता है जापान और वो आपको ले जाता है चीन, तो आपको उसको पकड़ के वहाँ ले जाना होता है। तो जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्लियर किया कि ये एक्चुअली सिर्फ लिसनिंग के ऊपर था कि ये सब पॉइंट्स थे कि नहीं थे, आपको ये नोटिस करना है एक्चुअली। हाँ, तो मैंने वही कोशिश किया था कि ये पॉइंट सब आए उसमें, तो आप इसको प्लीज देखिए और ये बताइए कि ये आपने नोटिस किया कि नहीं किया, जो मैं समझ पाई वो मेरे बारे में। तो बेसिकली जब पूछा, बैकग्राउंड पूछा, क्या करते हैं फादर कितने पढ़े हुए हैं, तो ये इवैल्यूएट किया उन्होंने कि कैसे ये बच्चा क्या क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ खर्चा कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता, कौन इसको मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। उसका हायरार्की भी जरूरी होती है, हाँ, कई बार कि वो बड़ा बच्चा है कि बीच का कि बीच का, हाँ, तो वो ये सारे पॉइंट्स लेने तो की उन्होंने ये सारे पॉइंट से इंटरप्रेट किया कि अच्छा ठीक है पढ़ाई में अच्छा है। इंटरप्रेटिव कितना था कि अच्छा ठीक है सर मदद कर रहे हैं, अच्छा कर पाएंगे, आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, यू नो ऑल दैट। फिर सपोर्टिव, अभी उन्होंने पहले सेशन में, जब भी आप चाहे आप ग्रुप सेशन ले रहे हैं चाहे आप सिंगल सेशन ले रहे हैं, पहले सेशन में किसी भी आइडिया को निगेट नहीं करना। एग्जैक्टली, प्लान बी की बात बाद में। हाँ, इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी उसको उसके साथ रहने देना है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसको दूसरी राह दिखाएंगे, दूसरी चीजें दिखाते चले जाएंगे। प्रोबिंग, इनफ प्रोबिंग थी इन टर्म्स ऑफ प्रोबिंग, यानी सवाल अच्छे थे, सवाल काफी सारे थे। अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्थिति समझ रही थी जब उन्होंने उन्हें कहा कि भाई अच्छा ठीक है तो तुम्हें ये एग्जाम तो क्रैक करना पड़ेगा, इसके लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कोचिंग तो होती ही है लेकिन ये भी ज़रूरी है, तो वो भी वो समझ सेंस में समझ रही थी। कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी कि इस उसमें जो काउंसलर के पर्सपेक्टिव से सवाल और जो सवाल का कंस्ट्रक्ट था या जो हमने बोला, तो हम
जनरली ऐसा बोलते हैं कि हम, देखिए आप लोग टीचर्स हैं और ये रोज के बेसिस पे आप लोग बेटा बच्चा ये कर ही रहे हैं, ठीक है, वो इट्स इनबिल्ट, वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर करियर काउंसलिंग या जनरल काउंसलिंग सेशंस में ये टर्म्स अवॉइडेबल होती है। क्यों होती है? रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करनी है हमको, ऐसी वाली रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करनी है। So you have to be careful with your boundaries, and can you be that? You know, that is where you have to know yourself. मैम यहाँ पे इनको इस चीज़ के लिए भी या जो भी नोडल अथॉरिटी है उनको बताएंगे कि 1 2 3 4 ये बच्चे हैं जिनको क्लिनिकल काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है, दैट इज, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज गेटिंग टू नो इट। तो इस सेंस में अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ऑब्वियसली ओपन माइंडेडनेस, जजमेंटल, ये सब हम लोग कर चुके हैं कि ये हो गया। रिलेटिंग टू अदर्स, जेन्युइननेस, नॉन डोमिनेंस, आपको डोमिनेट नहीं करना है कन्वर्सेशन की, लिसनिंग, positive regard and communication skills are absolutely essential. Again, characteristics of an effective counselor: basic ability to listen a lot, empathy and understanding, ये सारे, being flexible with the ideas, being flexible with perspectives, being flexible with understanding कि वो कौन से culture को belong करता है और उसका thought process क्या है, ability to laugh also, कि मुझे सब पता है या मुझे इतना कुछ पता है, that's also a bias in us. Sometimes the child might tell you something that you really don't know or don't have a clue about. Sometimes there are children who come with careers written कि मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में BBA करना है, कहाँ मिलेगा? तो you have to be open to these ideas and you know these concepts. कि अच्छा मैं ही नहीं बता रहा हूँ, मैं जो वो पूछ रहा है उसको भी आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। वो क्लिनिकल काउंसलिंग की जरूरत है। आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो आपको उस वक्त काउंसलिंग नहीं करनी। हमसे रेजिस्टेंस बाय काउंसलिंग, वो हमको रेजिस्ट करता है, वो पहली बार में हमारी सारी चीज़ें नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, हो सकता है यू नो टीनेज में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बर्नआउट सिम्टम्स, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड मीनिंगलेस, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 बच्चों को आप अभी 12th के बच्चों से डील कर रहे हैं, सेम आप 11th के बच्चों से, एक ही काउंसलर दोनों बच्चों की, और करियर काउंसलिंग के जो जुड़े हुए एथिक्स और वो हैं उस पर बात करेंगे। तो ये जनरल 3 एथिक्स हम लेके चलते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, अनबायस्ड काउंसलिंग और प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, बायस्ड ओपिनियंस और इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ समथिंग इन रिटर्न। बहुत सारे लोग आपके पास आपको फ़ोन भी कर सकते हैं बतौर, क्योंकि आप टीचर्स हैं, क्योंकि आप बच्चों से सीधे जुड़े हुए हैं, खासकर 11th 12th के बच्चों से। बहुत सारे ऐसे लोग स्कूल्स में भी आते हैं जो बोलते हैं हमारा इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर दीजिए, हमारा कॉलेज रिकमेंड कर दीजिए, ठीक है, लेकिन आप वो तब तक बच्चे को सीधे सीधे रिकमेंड नहीं करेंगे और एक रिकमेंड नहीं करेंगे। रिकमेंड आपको करना पड़ेगा, 12वीं के बच्चे को आपको 4 कॉलेज 5 कॉलेज 6 कॉलेज बताने पड़ेंगे, लेकिन वो 6 बताने पड़ेंगे, एक नहीं, ठीक है। तो उस सेंस में आपको अनबायस्ड रहना है और ऑब्वियसली यहाँ पर जो करप्शन वाली बिट है वो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे कई सारे काउंसलर्स या इन्फ्लुएंसर्स मैं कहूँ पैसे लेते हैं फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स, तो वो जैसे जैसे आप इस चीज़ में बढ़ेंगे लोगों को पता लगने लगेगा कि अच्छा ये टीचर प्लस करियर काउंसलर है, तो ये चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको बस इससे डिस्टेंस बना के रखना है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उतनी है कि ऑथेंटिक सारी इंफॉर्मेशन हो, आपकी फैक्ट्स पर बेस्ड हो। किसी को भी ऐसा कॉलेज मत बताइए, देख लीजिए कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अभी पिछले दिनों सरकार ने कितने कॉलेजेस को डीलिस्ट किया है, ठीक है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, कितने बच्चे हैं। 2-3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको कॉलेज रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे और दिखेंगे। कोरा, ठीक है, कोरा पे आप खुद भी सवाल डाल सकते हैं और आपको आप जनरल सर्च मारेंगे तो आपको कोरा पे सवाल के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यंग जनरेशन बहुत सारी है। तो कहीं किसी कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहा बच्चा जवाब दे देता है कि अच्छा ये कॉलेज कैसा है, तो फलाना यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या ये सही है, या यहाँ से बैचलर्स के कोर्सेज करने चाहिए क्या, यूनिवर्सिटी कितनी दूर है। जैसे अब अशोका यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए।
तो आपको अलग अलग सवालों के जवाब वहाँ से भी मिल जाएंगे अगर आपका खुद का नेटवर्क उतना वैसा नहीं है तो, ठीक है। तो कोरा इज वन सच प्लेटफॉर्म। अदरवाइज ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जैसे आपके पास एस्पायर का पूरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो लिस्टेड चीज़ें हैं वो बिल्कुल NIRF की रैंकिंग के हिसाब से लिस्टेड हैं। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आइडियाज़ हैं वो वैसे लिस्टेड हैं जो सरकार ने के उससे किए हुए हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है वहाँ पर। तो मोस्टली उसको जब आप रिलेट करेंगे और जब आप वहाँ से चीज़ें निकालेंगे तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। ये भी ध्यान रखिए कि आप जिस साइट पर जा रहे हैं वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज सीक्रेट, यानी कि हर बच्चे को पहला अधिकार है अपने करियर का, अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लेने के लिए, ठीक है। यानी वो अचीव कर पाए, उसको मालूम हो कि मेरे पास पैसे यहाँ से आएंगे, स्कॉलरशिप ये दे सकता हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ से अवेलेबल हो सकती है, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं फिजिकली फिट हूँ कि नहीं। किसी को NDA सजेस्ट कर दिया और पता चला उसके फिजिकली कुछ प्रॉब्लम निकल आई या हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू निकल आया, तो भाई पहले टेस्ट करा लो, ठीक है। उसके बाद देखो कि कितना तुम भाग पाते हो। जैसे कोई भी बच्चा आता है मुझसे बोलता है NDA, तो मेरा सबसे पहला सवाल क्या होता है? एग्जैक्टली कितना दौड़ते हो दिन में? अगर तुम 12वीं में हो, तुम NDA देना चाहते हो और तुम दिन में 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ रहे हो, तो आई एम सॉरी, यू आर स्टक, ठीक है। तो बेसिकली प्रीएम्प्ट रखिए, हाथ नीचे रखिए, रिपीट, ओके। पैर फ्रंट तरफ, दोनों पैर, अरे आराम आराम से, लंबी एक ऐसे नहीं। डेवलपमेंट का प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग कि करियर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और होता है। इसके 4 पिलर्स हैं, ठीक है। अभी तक हम सारे पिलर्स के बारे में बात कर चुके हैं। कर रहे हैं क्लैरिटी का क्या मतलब है? हाँ, हिंदी में स्पष्टता। उसको ये बता देना कि कुछ नहीं भी बन पाओ तो टेंशन नहीं लेना। क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ क्या क्या बन सकते हो, ठीक है। नहीं कि कुछ भी नहीं बनोगे तो भी चलेगा, गज रहो, नहीं, क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बिलीव यू मी, याद नहीं रहते हैं। मतलब प्रोफेशनल करियर अलग है, वोकेशनल, हालांकि हमारे नए NCF में बोला गया है साफ साफ कि प्रोफेशनल और वोकेशनल कुछ अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ हमने बना लिया है, बट थैंकफुली आगे जाते जाते वो हो भी जाएगा, बिकॉज नाउ NEP के थ्रू एवरीथिंग इज गेटिंग इंटीग्रेटेड। बट अभी तक दोनों फील्ड अलग अलग चल रही हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल करियर्स, वोकेशनल करियर्स, कोर्सेज, मतलब करियर तो एक चीज़ हो गई कि करियर जो आपने अपना लिया, बट देयर आर डिफरेंट कोर्सेज दैट आर देयर, ठीक है। दूसरा है कमिटमेंट। कमिटमेंट किसका? कमिटमेंट दोनों तरफ से, कमिटमेंट काउंसलर का और काउंसली का, ठीक है। काउंसलर का कमिटमेंट टू शो द राइट पाथ और काउंसली का कमिटमेंट टू एक्चुअली रीच दैट गोल, ठीक है। तीसरा C और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करेज। क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन से चैलेंजेस आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर नहीं होगा तो, और वो भी देख के डेवलप करिएगा कि कितना करेज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली लास्ट C, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या हुई? क्षमता क्या है वास्तव में? ठीक है सर, हिंदी में थैंक यू। कैपेबिलिटी को कैसे आगे? जैसे आपने भी IAS का बताया था कि कोई बच्चा बहुत लेजी है या काउंसलर से सजेस्ट करता है IAS इज़ अ गुड करियर ऑप्शन, तो ये मैच नहीं करेगा उसकी एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज की। तो उसकी, हाँ,
एग्जाम्पल दिया, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है तो फौजी कैसे बनेगा? ठीक है, तो क्या ये नहीं है कि आप इट्स नॉट ओनली टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए है कि आप इंडिविजुअल की नॉलेज और उसकी स्किल्स के आधार पर उसको रिक्वायर्ड फ्यूचर बता पाए। तो ये एक बेस है जो आपको याद रखना है, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ लाइफ डिसीजन। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, इसका बहुत नोन फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये है, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं SWOT एनालिसिस का, ठीक है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, अब कई सारे बच्चों को अपना मिशन नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता, हमें ही नहीं, इन द सेंस दे वुडंट लाइक टू यूज इट सो मच, फेयर इनफ। अगर वो बच्चा वुड क्राफ्ट में अच्छा है तो उसको हम उस तरह के करियर सजेस्ट करेंगे, एंड द होल थिंग लीड्स टू कि आपने फाइनली उसका पर्सनल मिशन उसको डिफाइन करके दिया कि नहीं दिया। सो दैट्स वो आप सॉर्ट जब लिखेंगे, स्ट्रेंथ्स लिखेंगे और स्ट्रेंथ्स पे काम करिए, हमेशा स्ट्रेंथ से आपको करियर मिलेगा। वीकनेस आप इम्प्रूवमेंट एरियाज मार्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, इसके लिए ये एक्सरसाइज करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, या लो ऑन कॉन्फिडेंस है, बोल नहीं पाता ठीक से या किसी के सामने, ठीक है, तो आप उसको एक छोटी सी एक्सरसाइज बता सकते हैं कि आप रोज के बेसिस पे आपने जो भी हिंदी और इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा, जो क्लास में पढ़ाया गया, आप उस चैप्टर को जो भी आपको क्लास में पढ़ के समझ में आया उसको आप अपनी 5 या 6 लाइनों में लिख लीजिए, ठीक है। तो उससे वो लिखेगा, यानी वो समराइज कर रहा है, तो उसकी राइटिंग स्किल टेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद उसको बोलिए कि शीशे के आगे या अगर मोबाइल फ़ोन पर, तो मोबाइल फ़ोन पर अपने को ये बोलते हुए रिकॉर्ड करो, ठीक है। अगर आपकी, और फिर उसके बाद देखो कि तुमने कितना, तुम कहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं ना बोलते हुए, तो हम बहुत सारी चीज़ें पिन पॉइंट कर पाते हैं कि अरे यहाँ मैंने आँख झपक दी, या मैंने ये कैसा एक्सप्रेशन दे दिया, यहाँ में मैंने ये ज़रूरत ही नहीं थी बोलने की, क्यों बोल दिया, मैं कितना अ बोल रहा हूँ, या कितना अटक रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है। तो वो उसको ये एक्सरसाइज कम्युनिकेशन की अगर आप बोले बच्चे को 21 दिन या 22 दिन या 30 दिन तक करेगा, तो सेट ऑफ समवन्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पर्सनैलिटी, एबिलिटी, ठीक है, रोल्स, वैल्यूज, एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट, स्किल्स, पर्सनल स्टाइल्स एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। हो सकता है उस बच्चे की प्रायोरिटी में ही नहीं हो कि मैं इंक्लूड्स कि आइडेंटिफाई करा और इवैल्यूएट कर ली कि अच्छा ये आइडेंटिफिकेशन है, ये 4 चीज़ें हैं, फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, इवैल्यूएट कर लिया और पॉसिबिलिटीज वो कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया ऑल्टरनेटिव्स कि अच्छा अगर ये 3 नहीं है, या अगर तुम इंजीनियरिंग या BCA नहीं करते हो तो तीसरा ऑप्शन टीचिंग भी इंटरेस्टेड हो तो हो सकता है, या चौथा ऑप्शन ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकता है इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन जस्ट कंप्यूटर्स फर्स्ट। तो इंटरेस्ट पेन डाउन करके एकदम डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। गोल सेटिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों करनी है, और चूजिंग ऑप्शंस तो ऑब्वियसली इसी तरह से। करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं कैस्की साइकिल। अगेन C मतलब बेसिकली इज ऑल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, कैपेबिलिटीज, ठीक है, एंड योर क्या रोल्स होंगे उसके लिए, वो से अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे कि काम करेंगे। कल्चर, जो मैम बात कर रही थी, कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और कितना बच रहा है, चलिए ठीक है 10 मिनट और कर देते हैं। तो बैठे बैठे दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। सेल्फ डिस्क्लोजर, क्लैरिटी, कमिटमेंट, alternative careers,
listening, homework. Hands up. 5, 4, 3, 2, 1. Start writing. एम्पैथी भी नहीं सर, आपने ना जो आपको याद था वो लिखिए। Commitment, clarity, failure, humanity, science, courage, and alternative career options. कंप्लीट वही था क्या? ऑल्टरनेटिव Career. ऑल्टरनेटिव करियर। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? ठीक है, तो 9 आपके बिल्कुल सटीक। 9 इज द विनर। किसी और ने 9 से ऊपर लिखे? Commitment, science, humanities, fear, failure, alternative career. फैंटास्टिक सर। कितने हैं ये? 9 है, ये 10 है। किसी न किसी काम के लिए बेस्ट सूटेड होता है, ठीक है? तो उस सेंस में ऑक्यूपेशनल डिसीजन मेकिंग अवर्स, जब लोग जो रीडर, आई हैव वोकैबुलरी, तभी मेरी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, मैं गुड ओरेटर हूँ, सब कुछ हूँ, ठीक है? तो ये बैक ट्रैक होके क्या मैं जर्नलिज्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ देख सकती हूँ एज अ करियर? क्या मैं डायरेक्शन चुन सकता हूँ एज अ करियर एडवर्टाइजिंग में? So that is what backtracking is in when you start looking at individual personality and कितनी जोर से उस personality में कौन सी चीज आपको दिख रही है, ठीक है? और वो आप तब बच्चे को हेल्प कर पाएंगे कि उसके इंडिविजुअल ट्रेट ये हैं, वो ये बनना करना चाहता है। लेबर मार्केट की इंफॉर्मेशन आपने उसको दी कि भाई अंधेरी के स्टेशन पे रोज के बेसिस पे 1 लाख आदमी उतरता है जो एक्टर बनने के लिए उतरता है। उस 1 लाख में से एक शाहरुख खान बनता है, ठीक है? तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी है और बच्चे ने कितनी निकाली, आपके पास होगी तो यू विल बी एबल टू पुट दैट कोरिलेशन। उस दोनों चीज़ों में कोरिलेशन देंगे तो काम बन पाएगा। ये थ्योरी कुछ ही एग्जाम्पल है, बहुत लिमिटेड, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है? इन्वेस्टिगेटिव है तो एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकता है, एनवायरमेंट हेल्थ में जा सकता है, हेल्थ सर्विसेज रिसर्च में जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिव है तो हो सकता है कि जर्नलिस्ट भी बन सकता है, अच्छा, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे, और उसके साथ राइसेक इज RIASEC, ओके? सो रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल है तो बैंकर बन सकता है क्योंकि वो डेटा बैंकिंग कन्वेंशनल सेटअप में काम करता है, जहाँ ज़्यादा हिले ना, एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, करके आ जाऊँगा, ठीक है? ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर कन्वेंशनल